जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे तनिष्क के केस को लेकर क्या हुआ देश भर में, क्यों तनिष्क को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं सोना व्यापारी तनिष्क के बारे में। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे बिहार चुनाव से बहुत ही बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, खून का घुट और दामन पर दाग, वो 7 दिन न लालू यादव ने कैसे नितिन को घुटने पर ला दिया। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, जाने कहां लगाते हैं वो पैसा, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे आईपीएल में दिल्ली ने कैसा जमाया अपना कब्जा और राजस्थान रॉयल्स को दी मात। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में। 400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें दिवाली में चलाई जा रही है और आपको कैसे और इस पे जो है कब से आपको इनमें बुकिंग मिलेगी, तमाम चीजों को जानेंगे एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में। एक, जी हां दोस्तों, खून का घूट और दामन पर दाग, वो 7 दिन कैसे लालू ने जो है नीतीश कुमार को घुटनों पर ला दिए थे। हम बात करें बिहार में इलेक्शंस के समय आ चुके हैं और लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालने में लगी हुई है। हम बात करें लालू को 2000 के चुनाव में पता चल गया था कि उनका चेला उन्हीं की तरह चाल चलने में माहिर बन सकता है। फर्क इतना था कि कभी कपरी ठाकुर को दबी जुबान में कपटी ठाकुर कहे जाने वाले लालू 10 साल सत्ता का सुख भोग चुके थे। उनकी तुलना में नीतीश बिहारी दांव खेलने में माहिर नहीं थे। इसका कारण था कि लालू यादव ने दोनों के पैर यानी कि 1990 से 1997 तक बिहार में उनके ही बनाए दलदल में धंसे थे। दूसरी ओर कुलीन नीतीश की पसंद दिल्ली थी। लालू के कथित जंगल राज के खिलाफ समता पार्टी बनाकर विद्रोह करने वाले नीतीश बिहार में टिके नहीं। अब 1900 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार हुई। उसके बाद लालू राबड़ी के खिलाफ जमे रहने के बाद बदले उन्होंने 1996, 1998, 1999 का लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में मंत्री की कुर्सी पर बैठना ज्यादा मुनाफी समझा। लेकिन बात करें आज के हिसाब से आंकड़े जो है वो हमेशा नीतीश कुमार के पक्ष में है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की वजह से ही बिहार की ये हालत है, दुर्दशा बनी हुई। कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि लालू खुद तो बन गए लेकिन बिहार को नहीं बना सके। इन तमाम चीजों की वजह से आज भी यानी कि करंट सिचुएशन में भी लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बेहतर वो नीतीश कुमार के सुशासन को मानते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी सेन लगाने की कवायद में लगी हुई है। इस बात की जो है पुष्टि की जा रही है कई खबरों में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मंदिर पर संग्राम, लेटर वार से बीजेपी को मिल सकती है शिवसेना की साख में सेन लगाने में मदद। जी हम बात करें, लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में मंदिर वगैरह खोलना जो है पाबंदी लगी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े धर्मस्थलों को खुलवाने को लेकर सियासत तेज हो गई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे के लेटर वार के बीच बीजेपी से अपने लिए सुनहरा मौका मान रही है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों की माने तो मंदिर को खुलवाने को लेकर हो रही लड़ाई में शिवसेना के हिंदुत्व की साख दाव पर है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में इस मुद्दे को और ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भले ही शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन वह समय समय पर शिवसेना के भगवा एजेंडा को पुनर्जीवित करते रहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उद्धव ये समझते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर और बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हुई। राम मंदिर शिलान्यास समारोह में जाना चाहते थे उद्धव। शिवसेना से जुड़े एक नेता के मुताबिक अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर शिलान्यास किया तब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक थे, हालांकि इस समारोह में नहीं जा सके। नवंबर में अयोध्या जा सकते हैं उद्धव ठाकरे। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे के नवंबर में किसी समय अयोध्या जाने की संभावना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि समय समय पर हिंदुत्व का बिगुल फूंक कर बीजेपी की परेशानी में रखे जा सकते हैं। एक राजनेता ने कहा कि शिवसेना एक ही सांस में 2 अलग अलग धुन नहीं लगा सकते। उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ जुड़ने का विकल्प चुना है, तो उन्हें एमवीए के धर्मनिरपेक्ष एजेंडों के प्रति वफादार रहना चाहिए और हिंदुत्व की वफादारी बंद करनी चाहिए। उधर शिवसेना सांसद उद्धव ठाकरे के खास सिपलकार संजय राउत ने कहा कि हमें हिंदुत्व पर बीजेपी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व के वोट बैंक को ऐसे बरकरार रखा जा सकता है। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि शिवसेना को एमवीए को छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया था। बीजेपी के पास हिंदुत्व पर अपने कॉपीराइट को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और महाराष्ट्र में अभी भी धर्मस्थल बंद रहेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार अभी धीमी नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी वो धर्मस्थलों को खोलने का निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है आईपीएल से।
आईपीएल का जो मैच है उसके बीच में जो है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो है मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने फिर से जो है अपनी बाजी मारी और राजस्थान रॉयल्स को हार का मुंह देखना पड़ा। बात करें दिल्ली कैपिटल्स 2020 में आईपीएल में सबसे बेहतरीन टीम निकल के उभरी है और इस समय नंबर 1 की पायदान पर काबिज है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स जो है आज तक अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई। उसके बावजूद दिल्ली 2020 में आईपीएल के सबसे शिखर पर पहुंचने वाली टीम है और दिल्ली वालों का मानना है कि इस बार कुछ नया चमत्कार होगा और दिल्ली वाले इस बार कैपिटल जो है मैच जीत कर आएंगे और कप जो है दिल्ली वालों के खाते में जाएगा। अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग से। महाराष्ट्र केरल में भारी बारिश, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है। बात करें मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीती रात रुक रुक कर बारिश हो रही। तेलंगाना और केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में निम्न दबाव क्षेत्र के कारण कुछ स्थानों पर भारी से बहुत वर्षा और कुछ जगहों पर हल्की और मध्य बारिश होने के जो है आसार नजर आ रहे हैं। बात करें इस समय जो है बाढ़ के सीजन जो है चल रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्य केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें जो है आपको बताएं तो वहां पर जो है अलग अलग लोकेशन पे जो है पानी भरा हुआ है और लोग काफी ज्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साउथ के इन राज्यों में से जो है जायजा लिया और कहा कि वो हर मुमकिन जो है कोशिश करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं। महाराष्ट्र के बारामती इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। वहीं पूना शहर में भारी बारिश के बाद सिंहगढ़ रोड पर जलभराव देखने को मिला। मुंबई के सायन और किंग सर्कल इलाके में भी भारी बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आ चुकी है। मौसम लगातार खराब होता जा रहा है, जिसके लिए मुंबई को भी जो है रेड अलर्ट में घोषित कर दिया गया है कि आने वाले 24 घंटे में ज्यादा बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी ये होती है कि आखिर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री अपनी कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा वो कहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस खबर को भी। जी हां दोस्तों, बात करें संपत्ति और देनदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ताजा घोषणा की गई है उसके मुताबिक पिछले 15 महीनों में मूवेबल असेसमेंट में करीब 37 लाख का इजाफा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट में जमा किया है। पिछले वित्त वर्ष में उनकी कुल संपत्ति, चल संपत्ति जो थी 1,39,10,260 रुपए थी। अब यह 26% बढ़कर 1,75,63,618 रुपए हो गई। पीएम मोदी का यह फाइनेंशियल स्टेट 30 जून 2020 तक का, इसके अलावा 12 अक्टूबर को भी किया गया था। एनएसपी पर इंटरेस्ट रेट है 6.8%। जी हाँ, हम बात करें अगर टर्म डिपॉजिट की करें तो 5 साल के लिए मियादी जमा यानी टर्म ट्रेज़री पर ब्याज दर जो होता है 5.5 से बढ़कर 6.7% मिलती है। वहीं 5 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट पर जो है ब्याज दर 8.5% तक मिलती है। बैंकिंग की भाषा में एफडी को टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। कारण है कि इनमें 7 दिन से लेकर 10 साल तक की लॉक इन अवधि होती है। तो यहाँ पर जो है एनएससी और बॉन्ड में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं निवेश। टर्म और डिपॉजिट के अलावा पीएम मोदी लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी निवेश किया है। यहाँ निवेश के जरिए उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। डिक्लेरेशन के मुताबिक उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया है। मंथली सैलरी है 2 लाख। सैलरी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंथली सैलरी है वो है 2 लाख रुपए। उनके सेविंग अकाउंट में 3.38 लाख रुपए हैं। यह जानकारी 30 जून 2020 की है, जबकि 31 मार्च 2019 में उनके सेविंग अकाउंट में मात्र 4143 रुपए थे, यानी 4143 रुपए थे। गांधीनगर के एसबीआई ब्रांच में उन्होंने एफडी करवाया हुआ है। यह राशि बढ़कर जब 1,60,28,039 रुपए हो गई है। यानी कि एफडी करने पे आपको काफी ज्यादा जो है पैसा जो है बेनिफिट मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की घोषणा करके साफ साफ कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में रखना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी के पास कोई कार नहीं, उनके पास सोने की 4 अंगूठी है। एनएससी में उन्होंने 8,43,124 रुपए जमा किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो 1,50,597 रुपए जमा करते हैं। वित्त वर्ष 2019 और 20 में उन्होंने एनएससी में 7,61,640 रुपए जमा किए। लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम के रूप में उन्हें 1,90,347 रुपए जमा किए थे। तो ये है उनका ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। चलते हैं हम अब अपने स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश भर में स्पेशल ट्रेनें जो है शुरू कर दी गई हैं और ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें इस फेस्टिवल सीजन में शुरू करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। जी हाँ, 13 अक्टूबर की रात को जो है 392 नई ट्रेनों को जो है घोषणा की गई। इन 392 ट्रेनों के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने रूट के बारे में लिखिए। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पंजाब, कहीं पर भी देश में किसी भी हिस्से में अगर आपको सफर करना है तो आपको रूट के बारे में कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम आपको बताएंगे आपके रूट पे चलने वाली तमाम स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट हम पीडीएफ बनाकर आपको सेंड करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके रूट पर कितनी सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं हम अपने। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का भी मैच मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।